दोस्तों, इकोनॉमी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर सामने आए आंकड़े के बारे में। भारत की जीडीपी अप्रैल से जून 2025-26 तिमाही में 7.8% बढ़ी है। यह आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा है और पिछले 5 तिमाहियों में सबसे तेज ग्रोथ मानी जा रही है। नेशनल स्ट्रेटेजिक्स ऑफिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार असली जीडीपी यानी रियल जीडीपी इस तिमाही में 47.89 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 44.42 लाख करोड़ रुपए था। नॉमिनल जीडीपी 86.05 लाख करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल 69.08 लाख करोड़ रुपए थी। इसका मतलब है कि असली जीडीपी की दर 7.8% और नॉमिनल जीडीपी की दर 8.8% रही। सबसे खास बात यह रही कि आंकड़े सभी अनुमानों से बेहतर निकले। 14 अर्थशास्त्रियों के सर्वे में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.3% से 7% के बीच लगाया गया था। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 6.5% का अनुमान दिया था, लेकिन हकीकत में भारत की जीडीपी ने इन सबको पीछे छोड़ दिया। अगर सेक्टर वाइज नजर डालें तो सबसे पहले आते हैं प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि और खनन। कृषि ने शानदार प्रदर्शन किया और इस तिमाही में 3.7% की बढ़त दर्ज की। पिछले साल यही आंकड़ा सिर्फ 1.5% था। ये साफ दिखाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती बाड़ी ने इस बार मजबूत पकड़ बनाई है। दूसरी तरफ खनन क्षेत्र निराशजनक रहा। इस बार इसमें 3.1% की गिरावट आई, जबकि पिछले साल 6.6% की ग्रोथ हुई थी। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और बिजली जैसे उद्योग आते हैं। इस सेक्टर ने 7% की ग्रोथ दिखाई। हालांकि ये पिछले साल के 8.6% से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग अकेले 7.7% बढ़ा, जबकि पिछले साल ये 7.6% था। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लगातार स्थिर और मजबूत ग्रोथ दिखाई। सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है सेवा क्षेत्र ने, यानी सर्विस सेक्टर ने, जिसकी ग्रोथ 9.3% रही, जो सबसे तेज है। व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट और संचार सेवाओं में 8.6% की बढ़त रही। वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाएं 9.5% की दर से बढ़ी। वहीं सरकारी खर्च, रक्षा और प्रशासन में 9.8% की ग्रोथ दर्ज हुई। ये आंकड़ा बताते हैं कि भारत की सर्विस इंडस्ट्री लगातार मजबूती पकड़ रही है और ये जीडीपी का सबसे बड़ा सहारा बन चुकी है। सरकारी खर्च यानी पब्लिक स्पेंडिंग ने इस बार जीडीपी को मजबूत करने में अहम रोल निभाया है। केंद्र सरकार का पूंजीगत खर्च पहली तिमाही में पिछले साल की तुलना में 52% ज्यादा रहा। इसका असर साफ दिखा। निर्माण क्षेत्र, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े कामों में तेजी आई। जीएसटी कलेक्शन, स्टील उत्पादन और एयर कार्गो ट्रैफिक में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। अब जरा समझते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। केयर एज रेटिंग की मुख्य अर्थशास्त्री राजनी सिन्हा का कहना है कि पब्लिक स्पेंडिंग, ग्रामीण मांग और सर्विस सेक्टर आगे भी जीडीपी को मजबूत बनाएंगे। एचडीएफसी बैंक की साक्षी गुप्ता का कहना है कि निर्माण और कृषि में इस बार उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही निर्यात भी 5.9% बढ़ा है, जिसमें अमेरिका जैसे देशों से ज्यादा मांग देखने को मिली। लेकिन आगे की राह सिर्फ आसान नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों में जीएसटी दरों में सुधार, रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती और अच्छा मानसून ग्रोथ को और तेज कर सकते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर कुछ चुनौतियां भी सामने है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामानों पर पहले 25% और फिर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर इसे कुल 50% तक पहुंचा दिया है। बार्कलेज के अनुमान के अनुसार अगर ये स्थिति लंबे समय तक रही तो भारत की सालाना ग्रोथ में 0.3% तक की कमी आ सकती है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू मांग पर ज्यादा निर्भर करती है, इसीलिए इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है। दुनिया की दो बड़ी संस्थाएं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी भारत की ग्रोथ पर अपना अनुमान दिया है। वर्ल्ड बैंक ने इसे 6.3% और आईएमएफ ने 6.4% बताया है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत की ये मजबूत ग्रोथ एक तरफ सरकार की नीतियों का नतीजा है, तो दूसरी तरफ घरेलू खपत, ग्रामीण बाजार और सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान भी है। आने वाले समय में अगर वैश्विक चुनौतियां सीमित रही और घरेलू सुधार जारी रहे तो भारत की अर्थव्यवस्था और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है।
बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर क्वाड संगठन के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की मनमानी की वजह से अब क्वाड संगठन का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, और इस बात की आशंका हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जताई थी, और अब इसको लेकर एक नया आर्टिकल पेश हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ वॉर शुरू किया तब से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। शुरुआत में इसे सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी माना गया था, लेकिन अब इसके बड़े भू राजनीतिक असर भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम देख चुके हैं कि ट्रंप की इन नीतियों ने भारत, रूस और चीन को एक दूसरे के करीब ला दिया। ये ट्राइका पहले से ही मजबूत हो रहा था, लेकिन अब एक और नई धुरी बनती नजर आ रही है, और इस बार इसमें भारत के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यानी क्वाड ग्रुपिंग का एक अलग रूप उभर रहा है, जिसमें अमेरिका को छोड़कर बाकी 3 देश आपस में पास आते दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फेरेल ने हाल ही में अमेरिका के रवैये की आलोचना करते हुए साफ कहा कि उनका देश भारत के साथ मजबूत व्यापारिक समझौता करेगा। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि ऑस्ट्रेलिया भारत में निवेश बढ़ाना चाहता है, और खास तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन को भारत के साथ मजबूत करेगा। अमेरिका चाहे जो भी करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा रहेगा। जापान का रुख भी काफी दिलचस्प रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर है, और वहां पर जापानी ट्रेड प्रतिनिधियों ने अमेरिका के साथ अपनी बातचीत टाल दी और इसकी जगह भारत में निवेश बढ़ाने का फैसला किया। जापान ने ऐलान किया कि भारत में उनका निवेश लक्ष्य 2 गुना करके $68 बिलियन कर दिया जाएगा। यह कदम सीधे संदेश है कि जापान भारत को डेड इकोनॉमी मानने वाली अमेरिकी सोच को पूरी तरह खारिज करता है। कुछ दिन पहले भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवा भी स्थगित कर दी थी। इस फैसले में ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी भारत का साथ दिया और अमेरिका के लिए अपने पार्सल शिपमेंट रोक दिए। ये कदम दर्शाता है कि तीनों देशों के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि एकजुटता भी बढ़ रही है। अगर वजह पर नजर डाले तो 2 बड़े कारण दिखाई देते हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियां। उन्होंने सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया पर भी टैरिफ लगाए। इससे इन तीनों देशों को समझ आ गया है कि अमेरिका पर एक भरोसेमंद आर्थिक साझेदार के रूप में निर्भर नहीं रहा जा सकता। दूसरा कारण, साझा क्षेत्र चिंताएं हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों ही सक्रिय खिलाड़ी हैं। इनकी सुरक्षा और आर्थिक रणनीतियां एक दूसरे से मेल खाती है। इसीलिए स्वाभाविक है कि अमेरिका के हटने पर ये तीनों देश अपने रिश्ते और मजबूत करें। अब बात आती है क्वाड ग्रुपिंग की। क्वाड का उद्देश्य शुरू से ही चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना था। जब 2017 में इसे मजबूत किया गया तब अमेरिका भी सक्रिय सदस्य था, लेकिन अब ट्रंप की नीतियों ने क्वाड को अस्थिर बना दिया। भारत और जापान की हाल की मुलाकातों में क्वाड का नाम तक नहीं लिया गया। इसके बजाय इंडो पैसिफिक सहयोग, क्रिटिकल मिनरल्स और निवेश जैसे विषय पर चर्चा हुई। जापान ने भी अमेरिका यात्रा रद्द कर सीधे भारत में निवेश का ऐलान किया। ये सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ कहा कि वह अमेरिका के साथ नहीं बल्कि भारत और जापान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। क्वाड का भविष्य अब अनिश्चित नजर आता है। अगर अमेरिका इसी तरह अलग थलग होता रहा तो क्वाड सिर्फ नाम का संगठन बनकर रह जाएगा। बैठकें होंगी भी तो औपचारिक रहेंगी और गंभीर रणनीतिक सहयोग की उम्मीद कम होगी। इससे चीन को राहत मिलेगी, क्योंकि क्वाड का निर्माण ही चीन को संतुलित करने के लिए किया गया था। चीन के अखबार पहले ही लिख चुके हैं कि क्वाड का भविष्य उज्जवल नहीं है। आज जो हालात बन रहे हैं वह उसी भविष्यवाणी की ओर इशारा करते हैं। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका की जगह आपस में मिलकर सप्लाई चेन और आर्थिक संबंध मजबूत करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारत चीन के साथ भी अपने संबंधों को बैलेंस कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है, क्या ये क्वाड के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।